बताता हूँ आपको, अमेरिका के अंदर जो हाई पेइंग एड्स होते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते थे, वो चाइनीज में होते थे। अमेरिका के अंदर बहुत चाइनीज भरे हुए हैं। अच्छा, ज़्यादा एम्बिशियस थे, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि जिसको एक बार आदत लग जाती है फिर वो थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हो, फिर आप वापस आके 10, 20, 30 हज़ार के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करो तो गल नहीं होता था हमारा। हाँ। ये ऐसे कुछ करके करते थे। अच्छा। बंदे 6 बंदे कमरे में बैठे हैं, सारे खतरनाक कोडर्स और खतरनाक हैकर्स। तो वही वाला सीन था। उस टाइम मैं चेन्नई में था, SRM में। कुछ साउथ के बंदे भी थे, तो मतलब बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। सबसे पहला फेलियर बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो थोड़ा मेरी एज के लोगों को रिलेट करेंगे, उस टाइम पे सबसे पहले ना मीम्स आते थे, देख भाई वाले, इसमें एक मोटा सा बंदा होता था, देख भाई मीम्स होते थे। तो हम लोगों ने सोचा था, जब नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में धमाल मचा रखा है और इसी वजह से इन्हें मिस्टर स्टार्टअप भी कहते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रज्वल नौटियाल जी से एंड जानते हैं इनकी जर्नी। तो भैया, अभी तक आपने स्टार्टअप की जर्नी आपकी जो भी रही है, ये कैसी रही है और आपको मिस्टर स्टार्टअप क्यों कहते हैं? तो देखो, स्टार्टअप, पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस होता है और एक होता है स्टार्टअप। हाँ। तो जो स्टार्टअप की जर्नी होती है वो आपकी हमेशा अप एंड डाउन रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे। हो सकता है एक दिन आप बिल्कुल टॉप पे हो और एक दिन आप अपने कैफे में बर्तन धो रहे हो, मेरी तरह। तो ये होता है स्टार्टअप में। कोई सा भी स्टार्टअप हो, जैसे हम लोगों ने शुरू किया था एक डांस स्टूडियो से। जैसे मैंने आपको बताया, बीच में कोविड आया, तो बिल्कुल फ्लैट लाइन नहीं होती है, फ्लैट लाइन हो गई थी, क्रैश, बिल्कुल जीरो। फिर उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो एकदम से बूम हुआ, हर किसी को फिटनेस में जाना था, तो फिर वो सेक्टर काफी अच्छा उठा, अभी भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो स्टार्टअप्स में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपका कभी भी एक एंटरप्रेन्योर फेल नहीं होता, बिजनेस फेल होता है, पर आप या तो सीखते हो, पर आप कभी भी हारते नहीं हो। या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे। ये मेरा मानना है। ओके, तो अभी आपके अलग अलग वो हैं, बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं। तो जैसे आपकी एक डांस एकेडमी है, स्टार्टअप कैफ़े भी आपने स्टार्ट किया हुआ है, इसके अलावा आपका एक वर्किंग स्पेस भी है। इसके अलावा भी और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप एंटर कर रहे हो? नहीं यार, बेसिकली क्या था कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस टाइम से यही मानना था कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, बेसिकली हम लोगों ने एज अ IT कंपनी स्टार्ट किया था। हम लोग डेवलपमेंट करते थे, एप्स वगैरह बनाते थे। तो वहाँ से उस टाइम पे हम लोग इंडिया में, मतलब काफ़ी जल्दी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब आपका IT रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था और आपकी कम्युनिटीज़ बन रही थी। तो वहाँ से जो भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आता था। की बात है, कब से स्टार्ट कर रहे हो? यार ये 2014 की बात है, 14 और 18, 2014 इस फेज में हम लोगों ने काफ़ी काम किया। ओके। तो जैसे हमारा कॉलेज का एंड नियर आ रहा था, तो तब हम लोगों ने स्केल अप करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से करा है, तो डेवलपमेंट में हम लोग पहले से थे। तो जैसे बेसिकली सब कोई स्टार्ट करता है, तो क्लाइंट की वेबसाइट बनाना से हमने शुरू किया था। फिर हम लोगों ने अपने ऐप्स बनाए थे प्ले स्टोर में। और क्या था कि प्रैक्टिकली हम लोग ASO में बहुत अच्छे थे। तो अब तो SEO होता है, बट एप्स में ASO होता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके अंदर आपका लोकलाइजेशन होता है। तो हम लोग इंडिया में मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थे, मतलब 5-6 बंदे थे हम लोग। बट क्रेजी जिसे बोलते हैं ना, एक बंदे 6 बंदे कमरे में बैठे हैं, सारे खतरनाक कोडर्स और खतरनाक हैकर्स। तो वही वाला सीन था। उस टाइम मैं चेन्नई में था, SRM में। कुछ साउथ के बंदे भी थे, तो मतलब बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। फिर हम लोग अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते थे, किसी ने कहीं किया, किसी ने कुछ किया। तो मैंने सबसे पहले अपनी डांस एकेडमी खोली थी, क्योंकि मुझे पहले से डांस का काफ़ी शौक था। ओके, डांस ही क्यों करा? यार मैं पहले बेसिकली डांसर ही था। मैंने एज अ डांसर स्टार्ट किया था, मतलब प्रोफेशनली नहीं करता था, बट डांस किया है मैंने। काफ़ी अंडरग्राउंड हिप हॉप किया है मैंने बहुत साल, क्योंकि एज अ हॉबी था। तो डांस मेरी हॉबी थी स्टार्टिंग। ये अंडरग्राउंड हिप हॉप, इसके बारे में अंडरग्राउंड, देखो अंडरग्राउंड का सीन थोड़ा सा ऐसा है कि देखो, अभी तो मैं थोड़ा सा आउट हो चुका हूँ, पर हमारे टाइम पे ऐसा होता था। सौरभ बेंजवाल यहाँ की सब स्टार्टिंग के डांसर थे, और 2-4 लड़के और थे। राघव ज्वाला और का ग्रुप हो गया, डी मैनियक्स। हाँ, इनका मैंने बहुत डी मैनियक्स। और तो जो डी मैनियक्स का फाउंडर था वो सौरभ था बेसिकली। 5-6 लड़के थे। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया था।
तो अंडरग्राउंड में क्या होता है कि आपका म्यूजिक बज रहा होता है और उसमें आपकी बैटल्स वगैरह होती है आमने सामने। तो उस टाइप से फेस ऑफ वगैरह होता था उस टाइम पे। अब तो काफ़ी इवॉल्व हो गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, ग्राफिटी वगैरह भी आ गया है उसमें, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं लोग। बट उस टाइम पे ये होता था आपका कि फेस ऑफ होता था 1 वर्सेस 1, और एक सर्कल बनाया है, 50-60 लोग हैं, हाइप कर रहे हैं एक दूसरे को, और आमने सामने बैटल चल रही है। तो उस टाइम पे बहुत यंग फेज में था यहाँ पे। पॉपिंग स्टाइल एक वो नया नया आया था यहाँ पे। पॉपिंग क्या? पॉपिंग डांस स्टाइल होता है एक। अच्छा। तो ये सब था। ठीक है। तो मतलब आपने जो भी पैसा वहाँ से कमाया वो आपने अपनी डांस एकेडमी में लगा दिया, जस्ट बिकॉज आपका बैकग्राउंड पहले वो था। हाँ, बट एक पार्ट बेस्ट था जिस कारण मैं सरवाइव कर पाया, हो सकता है हर कोई ना सरवाइव कर पाए, वो ये था कि जो मेरी डांस एकेडमी थी वो खुद की प्रॉपर्टी पे थी, तो कभी मुझे रेंट का इशू नहीं हुआ। यूजुअली क्या होता है कि डांस वाले सेक्टर में आपका ब्रेक इवन आना बहुत मुश्किल होता है। आपके अगर 50 बच्चे भी हैं तो आजकल एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट मिनिमम 30,000 है। तो आपको क्या बचेगा, 20,000 बचेगा। तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा ईजी रहा। तो मैं अभी तक, हम लोग सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट डांस एकेडमीज हैं अभी भी। उत्तराखंड में? नहीं नहीं, देहरादून देहरादून में सबसे पुरानी है, मतलब लगा के चलो 2014 में स्टार्ट हुई है। उसके बाद तो कितनी एकेडमीज आई गई, बंद हो गई, कितने स्टूडियोज थे, प्रोफेशनल्स ने बनाए, सब चले गए, ग्रुप्स बने, ग्रुप्स टूट गए, और हम लोग अभी तक हैं, बहुत साल हो चुके हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ना आप कॉलेज टाइम से आपने ये ऐप ऑप्टिमाइजेशन में काम करना स्टार्ट कर दिया था, राइट? देन आपने जो ये पहला क्लाइंट जो क्रैक किया वो कौन था, और उसके संग क्या आपने कह के उनको कन्विंस किया कि भाई अभी हम लोग आपका बहुत अच्छे से कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम लोग पता क्लाइंट बेस्ड नहीं करते थे काम। तो हाँ। यूजुअली हम लोग उस टाइम पे क्या करते थे, हम लोग एड्स पे काम करते थे बेसिकली। एड्स? हाँ, एड्स, एप्स के अंदर एड्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक नेटिव होता है, एक इंटरस्टिशियल होता है। हाँ। तो हम लोगों को कहीं से पता चल गया था कि जो आपके एप्स के अंदर ऐड होते हैं वो हाई पेइंग होते हैं कंपेयर टू वेबसाइट। के तो हम लोग exactly। क्या करते थे, आपका ऐप बनाते थे, हम लोगों ने ऐप बनाई इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको लोकलाइज कर देते थे 50-60 लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप ब्राजील में हो तो आपको ब्राजील में भी वो लोकलाइज मिलेगी, उसकी लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप ओके समझ गया। जैसे आप इंडिया में ऐप खोलोगे तो आपको एक ऐप इंग्लिश में मिलेगी। इंडिया में कितना लोकलाइजेशन हो सकता है, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, गढ़वाली हो गया। तो हम लोग इस लेवल पे लोकलाइजेशन करते थे कि लास्ट बंदे तक वो पहुंच जाए। फिर उसमें क्या होता है कि जो आपके लोकल एड्स होते थे बाहर के देशों में, अलग अलग जगहों पे, वो बहुत हाई पेइंग होते थे। जैसे फ्रांस में जो फ्रेंच चलती है वो भी आपकी बहुत अलग अलग सेक्टर्स में। एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, अमेरिका के अंदर जो हाई पेइंग एड्स होते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते थे, वो चाइनीज में होते थे। अमेरिका के अंदर बहुत चाइनीज भरे हुए हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपने पहले पहले ये आपने डायरेक्ट एड्स डिजाइन किए? नहीं, हमने ऐप बनाई। एग्रीगेटर होता है, जैसे गूगल एड्स है, वैसे उसका एड मॉब होता है। एड मॉब से एड्स उठाए और ऐप के अंदर डाले। और ये ऐप किसकी होती है? ये ऐप होती है आपकी लोकल ऐप्स होती है, मतलब इंफॉर्मेटिव ऐप्स होती है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी, जैसे स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी का पूरा ब्रेकडाउन दे देते थे हम आपका, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो, कैसे सीख सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या बेस्ट हैबिट्स हैं। इस तरीके से हम लोग उसको बनाते थे। और फिर जैसे यूजर यूज करता है तो जैसे एड्स पॉपअप होते हैं वैसे नॉर्मल। तो स्पिरिचुअलिटी वाला आपने ऐप डिजाइन किया, उस पे आपने एड्स डाले, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही क्यों किया आपने? यार वो हाई सर्च कीवर्ड है ना, गूगल के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे कीवर्ड्स है, बहुत हाई ट्रैफिक रहता है उनके ऊपर। तो हम लोग स्पॉट करते थे कि इस पे हाई ट्रैफिक है। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था आपका, मोटिवेशन के ऊपर था आपका, आपका यकीन नहीं मानोगे आप, डेटिंग के ऊपर बहुत हाई ट्रैफिक था उस टाइम पे। डेटिंग एप्स होती थी, डेटिंग में तो मैं भी आज भी रहती आज भी है, उस टाइम पे भी था। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं वो कभी हल्के नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं। हेल्थ वाला था एक, हमने हेल्थ टिप्स बनाई थी, हाउ टू लूज वेट वाला। उस एवरग्रीन कंटेंट है वो, आपका हमेशा चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और आपको रीच मिलती रहती है। तो मतलब आपने इस तरीके से अपने ऐड, मतलब ये ऐप वाले में सेगमेंट तो बेसिकली क्या था, हमें एक सक्सेस फार्मूला मिल गया था, एक हमको पता चल गया था ऐसा उसको, तो हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया था। बहुत सारे प्ले कंसोल बोलते हैं उसे, प्ले कंसोल पे ऐप्स लाइव जाती हैं, तो प्ले कंसोल हमने बहुत सारे बना लिए थे, उन पे मल्टीपल ऐप्स हमने लॉन्च कर दी थी, और रेवेन्यू सोर्स सेम था आपका एड्स के। कितना मिलता था एक ऐड? यार वो डिपेंड करता था, यूजुअली हमारा यूजर बेस बहुत बड़ा था, 3 से 4 हज़ार यूजर हमको पर डे आते थे, ऑल ऑर्गेनिक। प्लस आपका जो एग्जिस्टिंग यूजर्स थे वो भी यूज करते थे। तो ठीक ठाक था यार, उस टाइम पे हम $5-6 हज़ार पर मंथ बनाते थे एक ऐप से।
$5,000। तब 60 की रेंज में था डॉलर, अब तो 80 हो गया। हाँ, मतलब बढ़िया छापा आपने पैसा, देन उसके बाद आपने हाँ, मतलब उस कॉलेज टाइम में। जीएसटी भी नहीं था, सोचो हाँ 20% और बचता था। बढ़िया। तो अच्छा, जैसे आपने कॉलेज में करते हो, अगर आप ये ऐप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ना, आपने अपना ऐप भी डिज़ाइन किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने आपको हायर क्यों नहीं किया? फिर आपके तो बढ़िया प्रोजेक्ट्स थे शो करने के लिए। देखो कंपनी कितना पैसा दे सकती है हमें, मेरी जॉब लगी थी, प्लेसमेंट क्या पैकेज था, 50,000 का, हाँ 60,000 का उस टाइम पे। हाँ हम लोग यहाँ पे बना रहे $3,000 एक ऐप से, हाँ। 2 लाख रुपए का। हम थोड़े ना कंपनी के लिए जाएंगे, कंपनी तो हम नहीं बनता हम्म, ना सेंस। तो आपने कोई ऐसा नहीं किया, आपका कोई ऐप पे आपने बेच दिया किसी कंपनी को? हाँ बिकते हैं, अभी भी बिक रहे हैं। मतलब अभी देखो आप, क्या है कि आज के करंट सिनेरियो में बताता हूँ, जो मैंने 2014 में प्ले कंसोल अकाउंट खरीदे थे, अब वो आपके बहुत महंगे हो रखे हैं, क्योंकि जो नए वाले अकाउंट्स हैं उनमें ऐप्स लाइव नहीं हो रही हैं, नई पॉलिसी अपडेट्स आई हैं, उसके कारण दिक्कत हो रही है। तो जो हमारा प्ले कंसोल अकाउंट है उसके अंदर भी आपको अपनी ऐप पब्लिश करनी है, तो उसका हम लोग रेंट लेते हैं। अच्छा, हाँ, पर मंथ मैं आपसे $100 लूंगा। बढ़िया है, आपने बढ़िया ये स्ट्रीमिंग। कम लोगों को पता है, ये वाला सेक्टर, ये वाला बहुत अच्छा सेक्टर है। आपने आपका मेरे को एक और चीज पता चला कि आपने डोमेन्स भी रख रखे हैं अपने पास। हाँ डोमेन से, पर ऐप से पहले मैं आपको एक वाली बताता हूँ कि इस ऐप में ना, देखो अभी तो सिर्फ फायदे फायदे की बात कर ली, हाँ बट नुकसान वाला बताता हूँ मैं आपको। हाँ। तो एक हमारी ऐप थी, वो काफ़ी अच्छी चली, वो डेटिंग पे टिप्स देती थी लड़कों अच्छा। को लड़कों को। तो वो आपका बाहर बहुत हिट थी वो, यूएस के अंदर। वहाँ हाँ शायद लोगों को इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, तो जो इनसिक्योरिटी वाले सेगमेंट होते हैं ना, वो यूएस यूके और यूरोप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चाहे आप ओके। स्किन ले लो, चाहे तुम आप स्किन केयर ब्रांड्स वहाँ अच्छा करते हैं, वेट लॉस वाले अच्छे करते हैं, कोई सा भी हो गया बाकी सेक्टर जिसमें इनसिक्योरिटी है बंदे को। तो हम लोगों ने इस ऐप पे करीबन हमारे हो गए थे 5 लाख यूजर्स। हम्म। तो हमने सोचा अब इसको स्केल करते हैं, इसको प्रॉपर डेटिंग ऐप बनाते हैं, बिल्कुल हाँ। प्रॉपर। तो हमने इसका नाम रखा था प्रेम। 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 अब प्रेम में यूजुअली सबको धोखा ही होता है 90%। हमारे साथ भी वही हुआ। तो हम अच्छा। लोगों ने क्या करा, इसको जैसे ही लॉन्च करा तो हम लोगों ने एक गलती कर रखी थी कि हमारी मल्टीलिंगुअल ऐप थी, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में थी। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ, जैसे ही ऐप को हमने फाइनल करके डाला, तो हाँ। यूजुअली क्या होता है, एक सर्वर कॉस्ट होती है हम्म। जिसमें आपका डेटा जाता है, आपका फोटोज वीडियो। उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, उस टाइम पे बहुत हाई कॉस्ट सर्वर्स आते थे। तो हमने लिया एक। तो यूजुअली क्या हुआ कि हम लोग ना उस लेवल का ट्रैफिक मेंटेन नहीं कर पाए, कोड वगैरह। 4-5 महीने हमने ट्राई किया, तो 4-4 5-5 लाख हमारा सर्वर का खर्चा आता था, 20-25 लाख रुपए हम लोगों को उसमें लॉस हुआ था। फिर हमने वो ऐप बंद करी। पैसे कौन देता था? पैसे आप मतलब सब बन लोग। जाते थे सब कंबाइन करके? हाँ हाँ, जो एक सारे बंदों के थे, जैसे सबका पार्टनरशिप होती है कंप्लीटली कि भाई। अच्छा, आप एड से रेवेन्यू बना रहे हो, हाँ वो रेवेन्यू को आप इधर पे लगा हाँ रहे हो? हाँ हाँ, दूसरी जगह सही है इन्वेस्टमेंट सही। करते थे हम लोगों का। हाँ रूल हाँ। यही है, मेरा अभी भी ये रूल ये है कि अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 20,000 वापस बिजनेस में लगाओ। ये कहीं से मिली आपको टिप नहीं आपके? नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। अच्छा, तजुर्बा। अगर आप बिजनेस को छोड़ दोगे तो बिजनेस आपको छोड़ देगा। आप हाँ पकड़ के रखो हाथ। हाँ। क्योंकि मार्केट भाई, जब हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज बनाना शुरू किया था, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर थिन मोमोज का कॉन्सेप्ट लेके आया था देहरादून पेपर में। थिन किसी को मोमोज। नहीं पता था। हाँ। तो जब हमारी वीडियोस चलने लगी तो उसके बाद और जगह भी लोगों ने इंस्पिरेशन लेके करना शुरू करा। तो मार्केट बहुत फास्ट भागता है, आपको मार्केट से एक कदम आगे रहना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। कैसे सोचते हो आपकी, मतलब क्या क्लिक करता है भाई आपको? बेसिकली मेरा सोचने का तरीका ये है कि मैं बैक ट्रैक करता हूँ चीज़ें। मैं हाँ ऐसा नहीं कि आगे जाके, हाँ पीछे से आप देखो कि कैसे जो कोर वैल्यू है कस्टमर की, हाँ। एक्विजिशन कॉस्ट हो गई, हम्म। कैसे तुमने कस्टमर के साथ बिहेव करना है। रिटेंशन, हमारा रिटेंशन रेट बहुत हाई है कैफे में। आप अगर कभी आओगे तो देखना, वहाँ पे जो कस्टमर एक बार आता है, रेगुलर आता है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। रिफिल रेट हमारा बहुत हाई है। रीजन क्या है, मतलब वापस कैसे क्यों आता है? क्या आप ऐसा प्रोवाइड करते हो कि? या देखो, कम प्राइस में आपको अच्छी चीज मिलेगी, आप लोगे ना। हाँ, 100%। क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, 100%। बस यही है पर बेसिक। आजकल तो कंपटीशन बहुत हार्ड है। आपके बगल में ही चाय सुट्टा बार है, ठीक है? तो उसे उसे आप क्या लेते हो? उसे एज अ कंपटीशन लेते हो, या फिर आप कहते हो कि चलो बढ़िया है ये है? तो मतलब जैसे मैंने एक बनिया थे, उनसे उन्होंने एक सजेशन दिया था कि देखो, अगर 4 दुकान सेम चीज की है, फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर की, भी कपड़ों की है, तो अगर 5वीं दुकान भी तुम कपड़ों की खोलोगे ना तो तुम्हारा चलेगा। सही कह रहे हो। ये उन्होंने, ये एक मैं उनका तुम्हें था। बताता हूँ, एक कॉलेज के अंदर का एक्सपेरिमेंट था, ये कहीं का था। तो जो वो होते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती हैं, हाँ तो पेप्सी की वेंडिंग मशीन लगी हुई थी। हाँ ठीक है। तो यूजुअली क्या होता था, बच्चे जाते थे पेप्सी पी और चले गए, तो उनकी सेल फिक्स थी आपकी, हाँ 40 बोतलें बिकती थी। हाँ कुछ टाइम बाद उसके बगल में आके कोक ने भी लगा दी। हाँ अब क्या हुआ कि वो जो 40 का नंबर था, वो
60 कोक के बिके, 60 पेप्सी के बिके, वो नंबर बढ़ गया। ये होता रील है, मैंने भी देखी है। हाँ, तो ये होता है यूजुअली मार्केट में ना, ऐसी चीजें होती है। जब 2 लोग होते हैं तो ज्यादा वो क्या होता है, पूरा मार्केट बन जाता है। जैसे एक खाली दुकान है 100%। तो एक खाली दुकान पे आप रोज रोज नहीं जाओगे, बट अगर एक मार्केट में 3-4 दुकानें हैं तो नेहरू कॉलोनी क्यों चलता है, पहले एक दुकान थी तो उस पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो फिर अब देहरादून के साथ देखोगे वहां पे पूरा फूड मार्केट बन गया है। भाई मेरा स्कूल समर वैली है और मैं उस रास्ते पे कितने साल हो गया हूँ, उस रास्ते पे आपका यूजुअली उस टाइम पे फूड मार्केट नहीं था, वो यूजुअली स्टेशनरी वगैरह होती थी वहाँ पे। हाँ, और जब ये शुरू हुआ था तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, अब देखो पूरा फूड मार्केट है। ठीक। तो आपने कौन कौन से मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए हुए हैं अभी तक? यार यूजुअली मल्टीपल बिजनेसेस तो काफ़ी सारे हैं। देखो कुछ तो मेरे को देखो बाय गिफ्ट मिले हैं, मतलब gift? जैसे डांस स्टूडियो समझ लो कि उसका मेरे को कभी लोड नहीं आया क्योंकि मुझे कभी रेंट नहीं देना था, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करा, बनाया, रख दिया। हाँ, फिर उसके बाद बाकी कैफ़े हो गया, उसमें तो भाई बहुत मेहनत लगी है, तो 2-2.5 साल तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। फिर आपका जो नया प्रोजेक्ट है स्पेसिफाई, वो उस स्पेसिफाई आपका स्पेस से रिलेटेड है। इसमें हमारा प्लान ये अभी आपका प्लानिंग फेज से एक ऊपर निकल चुका है, मतलब हम लोगों ने ऑफिस बना दिया है। एक कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स आके काम कर सकते हैं, उनको मेजर फैसिलिटीज एक ही जगह मिल जाएंगी। जैसे आपका एक छोटा सा स्टार्टअप है, ई कॉमर्स ही है, तो आपको प्रोडक्ट की फोटो खिंचाने की टेंशन भी है, आपको प्रोडक्ट अपलोड भी करना है, आपको एक बंदा चाहिए जो सोशल मीडिया भी देखे। तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो आपको सारी जगह एक ही मिल जाएगी और ट्रस्टेड। आजकल ऑनलाइन स्कैम कितने हैं, सपोज आप यहाँ का काम दिल्ली में करवाओगे तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए, बट अगर आपको सारे बंदे एक ही जगह एक ही रूफ में मिल जाए तो वो इकोसिस्टम बन जाता है और फिर इकोसिस्टम आपके लिए काम करता है। ये क्यों सोचा आपने? क्या क्या मजबूरन हुआ आपके साथ ऐसा कि आपने सोचा कि ये एक स्पेस बनना चाहिए, या फिर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले और आपको लगा कि यार इसका मे भी फ्यूचर हो सकता है कुछ तो बड़ा? अब आपको बताता हूँ, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे ऑफिसेज बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे वर्चुअल ऑफिस हुआ करते थे। वर्चुअल ऑफिस का ट्रेंड इंडिया में स्टार्ट हुआ था। देहरादून में हम लोगों ने करीबन नहीं भी करते हुए 100+ कंपनीज को मदद करी है रजिस्टर होने में, जिन्होंने यहाँ पे करीबन नहीं भी करते हुए मेरे हिसाब से 500 से 600 करोड़ रुपए डाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में। एक एग्जांपल दे दे तो मैं आपको, लेजेंड्स क्रिकेट लीग होती है, वो कंपनी हमारे थ्रू है यहाँ। तो जब उनके होटल की बिलिंग थी पिछली बार 30 करोड़ की सिर्फ होटल की बिलिंग थी, तो बाकी कितना पैसा आया होगा, स्टेडियम की बुकिंग बाकी, तो मतलब रेवेन्यू स्टेट के लिए जनरेट होता है, प्लस उसमें जो जीएसटी होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अलग होता है, 18% तो लगता ही है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर का अलग है, पर काफी रेवेन्यू हमारे जो कंपनी हमने रजिस्टर करी उनके थ्रू आया है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। ठीक है, तो मतलब आपने यही क्यों किया? मतलब और भी तो बिजनेस आप ट्राई कर सकते थे। कोविड में मैं फ्री था, हाँ। प्रॉपर्टी मेरे पास थी क्योंकि रियल एस्टेट अपना पहले से ठीक ठाक था। तो अच्छा। उस पे ऑफिस बनाना इतना हार्ड काम नहीं था। हाँ। तो उस पे आपका यूजुअली क्या था कि बाहर से रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, देहरादून में ये काम हो नहीं रहा था, हाँ। कोई भी नहीं कर रहा था जीएसटी वाला काम। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंपनीज को हेल्प, एमएनसीज बहुत सारी थी जो देहरादून में काम करना चाहती थी। जैसे उनको उत्तराखंड स्टेट के साथ काम करना चाहिए तो उनको स्टेट जीएसटी चाहिए। हाँ। अब जैसे बहुत सारे आपको दिखेंगी कंपनी जो लॉजिस्टिक्स का काम करती हैं, बट वो देहरादून बेस्ड नहीं होते, बड़े बड़े ट्रक आते हैं वो आपके हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं। अब उनको वो देहरादून में फुल टाइम ऑफिस नहीं रख सकते, तो वो वर्चुअल ऑफिस लेते हैं, तो उसका आप उनसे चार्ज करते हो। वो लोग आते नहीं है, एक ऑफिस रहता है। कोई क्या कुछ क्राइटेरिया होता है इसका? मतलब क्राइटेरिया नहीं कुछ होता है इसका, बस ये होता है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए, एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए जो आप उनको असाइन कर सको। एक पर्टिकुलर मतलब कंपनी की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, रियल कंपनी होनी चाहिए। बाकी वेरिफिकेशन वगैरह हमारा काम नहीं है, हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करते हैं। बाकी फिर वेरिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, वो लोग वेरीफाई करते हैं। उनको जेन्युइन लगता है तो अप्रूव करते हैं, नहीं लगता तो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो यार आपने ना अलग अलग स्टार्टअप्स ट्राई किए, फेलियर्स तो बहुत मिले होंगे, थोड़ा अपने फेलियर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं सबसे पहला फेलियर बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो थोड़ा मेरी एज के लोगों को रिलेट करेंगे, उस टाइम पे सबसे पहले ना मीम्स आते थे देख भाई वाले, जिसमें एक मोटा सा बंदा होता था, देख भाई मीम्स होते थे। तो हम लोगों ने सोचा था, जब मैं आपको बता रहा था एप्स वाला ठीक चल गया था, पहला इन्वेस्टमेंट हमने सोचा था, वही सोचा था कि हम लोग एक क्लोथिंग ब्रांड बनाएंगे जो मीम बेस्ड होगा। जो आपका जो भी मीम है वो लिखा हुआ आ जाएगा और उसके साथ जो इमोजी थे वो सब आ जाएंगे। तो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई थी कपड़े बेचने के लिए, पर हम लोगों ने स्टॉक सामान भी मंगा लिया था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे आपका सदर बाजार है और आपका काफ़ी सारे एरिया है, गफ्फार साइड है, तो वहाँ पे आपका होलसेल का बहुत अच्छा काम है, आपको इजीली मिल जाएगा 30-40 रुपए में
नॉर्मल सी टी शर्ट शुरू हो जाती है अच्छी वाली 50-60 रुपये में। तो हम लोगों ने बोला 50-60 हज़ार रुपये लगाने हैं, तो उस टाइम पे लगा देते। तो हम लोग को सामान ले आए बहुत सारा। पर यूजुअली क्या था उस टाइम पे आपका पेमेंट गेटवेज और ये सब डेवलप हो रहे थे, तो साथ साथ आपका स्कैम भी था। अब जैसे जोमेटो में स्टार्टिंग में हुआ था कि लोग खाना खा लेते थे, फिर बोलते थे अच्छा नहीं था, ये नहीं था, तो कस्टमर को रिफंड मिल जाता था, और जो वो है बंदा वो लॉस में। ऑर्डर कर दिया आपका सीओडी पे, सामान रख लिया अपने पास, मतलब सामान आ गया, रिटर्न कर दिया, बोला मुझे पसंद नहीं आया, या 2 दिन पहन के रिटर्न कर दिया। तो ये वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई, तो हम लोग चला नहीं पाए उसे ढंग से, तो वो आपका क्रैश हो गया था कुछ स्टार्टिंग। लर्निंग रही उस फेलियर से, आप कुछ सीखने को मिला? सीखने को मिलता ही है। ये होता है कि आपके पास अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसे से नहीं बनता। आपके पास ट्रस्टेड लोग होने चाहिए जो आपके काम को अपना काम समझ के करें। जो आपका काम है वो पूरा मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पे आपको ऑर्डर आया टिल डिलीवरी तक, वो पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज लैपटॉप के आगे बैठ के प्रिंट कर रहे हो, खुद ही छाप रहे हो, खुद ही कॉल कर रहे हो, भैया आ जाओ ऑर्डर उठा लो। वो बिजनेस बनता नहीं है, कभी बड़ा बिजनेस नहीं बनता, छोटा रह जाता है वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको बिजनेस का इंसाइट्स किसी कहीं से मिला, या बुक्स पढ़ते हो, या सब कुछ अपने बूटस्ट्रैप किया स्क्रैच से, खुद के एक्सपीरियंस का ही है? यह सब कुछ बूटस्ट्रैप्ड है, जितना भी है सब कुछ A to Z। कभी भी मैंने मतलब लाइक मैंने ना लाइफ में मूवीज भी बहुत कम देखी है और गेम्स कभी नहीं खेले। 2 चीजें मैंने कभी नहीं करी है। दूसरा वीडियो गेम्स, हाँ वो भी कभी नहीं खेला। और ऑनलाइन वगैरह भी जब आए पबजी वगैरह तो कभी भी नहीं। आउटडोर गेम्स? आउटडोर में क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, तो आपका यही था। ठीक है। तो अभी आगे कुछ विजन है आपको? यार अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, स्पेसिफाई पे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, स्पेसिफाई में ना स्पेस की प्रॉब्लम इंडिया में आने वाली है, क्योंकि देखो अब जमीन खत्म हो गई है, देहरादून के अंदर ही है। तो हम लोग स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपको स्पेस चाहिए किसी भी टाइप का, वो आपको हम लोग एग्रीगेट करके दे सके। सपोज जैसे हम ये पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे हैं, से कितने लोग होंगे देहरादून के अंदर जिनको पॉडकास्ट करना होगा पर उनके पास स्टूडियो नहीं होगा। हो सकता है किसी का गेस्ट बाहर से आ रहा हो, तो हम आपको स्पेस एग्रीगेट करके देंगे। समझ गए ना? आपके पास स्पेस है, वो बंदा है, वो आपका स्पेस यूज कर सकता है, चाहे शूट आप उसको करके दो, चाहे वो खुद का शूट करे। इसी टाइप का मॉडल। किसी को पार्टी करनी है 1000 लोगों के साथ, 1000 का स्पेस देहरादून में आसानी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट वो स्पेस हम लोग ऑलरेडी फाइंड करके रखेंगे आपको। आप 1000 लोगों की शादी करो, वेडिंग करो, जो करना है करो। तो ये ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफाई का? हाँ, स्पेस की प्रॉब्लम सॉर्ट करना है इंडिया में। ठीक है। तो थोड़े आपके इनसाइट्स मुझे वो शेयर करो जो आपने सीखे अपने स्टार्टअप कैफे में। और स्टार्टअप कैफे का नाम आपने स्टार्टअप कैफे ही क्यों रखा? यार हमारे जितने भी वो हैं, मतलब स्टार्टअप्स पहले से ही मुझे बहुत पसंद थे, तो मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्टार्टअप के ऊपर है। जैसे स्टार्टअप कैफे हो गया, जो हमारा होम स्टे, उसका नाम भी स्टार्टअप हाउस रखा है मैंने। अच्छा। और स्टार्टअप उत्तराखंड.com गवर्नमेंट के पास है, उत्तराखंड.in मेरे पास है। उसमें हम अपना मीडिया और PR वाला पार्ट देखते हैं। फिर स्टार्टअप तो मुझे यार पहले से ही पसंद थे। और स्टार्टअप कैफे से मैंने क्या सीखा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ रोड खराब हो गई थी 2 साल तक, बहुत धूल मिट्टी आती थी। तो 2 साल हम लोग शांति से बैठे रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे। उस टाइम पे कई बार ऐसा होता था कि छोड़ देते हैं, पर हमने छोड़ा नहीं। बट जब रोड ठीक हुई तो जितना हमने वेट करा सब हमको एक बारी में रिटर्न मिला। ठीक है। तो जैसे ना आप क्या क्या मेन्यू में आपके मोमोज वगैरह हैं एंड सांपले हैं, तो बीटेक किया आपने, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से, रेपुटेड कॉलेज से, फिर आपको सुनने को नहीं मिला कि बीटेक करने के बाद मोमोज बेचने हैं, तो फिर बीटेक क्यों किया? यार बेसिकली क्या होता है कि मैं ना थोड़ा वर्कaholic हूँ। तो यूजुअली हमारा जो ऑफिस वगैरह था 5 बजे तक खाली हो जाता था। तो हम लोग रोज 6 बजे 7 बजे, देहरादून में सिस्टम है गाड़ी लेके चलो घूमने, तो हम लोग रोज घूमने जाते थे 6 से 7 बजे। घूमने गए तो कुछ खाएंगे भी। तो ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। तो फिर उस दिन मुझे लगा कि एक अपना कैफे खोल लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी लगती थी मुझे कई जगह। तो जितनी मुझे कमी लगी, जो मेरी लर्निंग थी मार्केट से, वो उठा के हम लोगों ने यहाँ इम्प्लीमेंट करी। एक मेरा दोस्त है अनिल बेस्ट, वो बैडमिंटन कोच था। कोविड खत्म ही हो रहा था उसके बाद की बात है, तो उसने और मैंने मिलके खोला था कैफे, स्टार्टअप कैफे पार्टनरशिप में? नहीं, पार्टनरशिप में तो नहीं था, बट मतलब वो उसका इन्वॉल्वमेंट था इनिशियली सेटअप करने में। उसने बोला था मैं पूरा हेल्प कर दूंगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही कि भाई जैसे कई होते हैं ना, जैसे आपके 3 दोस्त हैं, आपने एक बात बोली भाई खेलने चल रहे हैं, तो वो एक दोस्त बोलेगा कि हाँ भाई चल रहे और एक चुप हो जाएगा,
तो वो दोस्त था जिसने बोला था कि हाँ भाई तू करते हैं साथ में, जितना हेल्प होगा मैं करूँगा। वो बेसिकली कोच है, बैडमिंटन कोच है अच्छे लेवल पे। तो पार्ट टाइम उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया था इनिशियली। तो ये था। अभी अभी करंटली कितने दोस्त हैं जिनके साथ कभी आपने स्टार्ट किया था बट वो अभी तक हैं? यार मेरे सारे दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ है, मतलब मेरा दोस्त है कमल, हाँ। वो हमारा प्रोडक्शन देखता है, वीडियो एडिटिंग से हाँ। लेकर आपका फोटो वगैरह सब कुछ। मेरा दोस्त अनिरुद्ध है, हाँ। वो मेरे साथ स्पेसिफाई में पार्टनर है, हाँ। ये वाला बिजनेस पार्टनरशिप में हाँ। अनिरुद्ध और मैं पार्टनर है स्पेसिफाई में। हाँ। फिर आपका कैफे में तो मैं खैर अकेला ही हूँ। बाकी आपका यार दोस्त वगैरह आई थिंक, जैसे मैं हूँ नहीं यहाँ पे तो भाई मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, चले जाओ आप शाम को कैफे देख लेना, मैं नहीं हूँ, आ नहीं पाऊंगा, तो चले जाते। तो दोस्त होना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। कोई फनी इंसिडेंट है जो दोस्तों के साथ बिताया आपने और अभी भी हाँ लगता है मैं कि बताता हूँ यार? आपको। तो क्या होता है, होली वाले दिन ज़्यादातर कैफे बंद होते हैं, हाँ। ठीक है। होली के जो शाम वाला पार्ट होता है उस टाइम पे लोगों को भूख लगती है, खाने निकलते हैं। हाँ। तो जो मेरा स्टाफ था वो तो छुट्टी में था, एक लड़का आया हुआ था, और जो हमारी साइड है इस साइड सारी दुकानें बंद थी होली वाले दिन। मैं और मेरे 5 दोस्त, सब जो कि वेल ऑफ हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी की मजबूरी है, सब महीने का लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। वो बैठ के हमारे कैफे में कोई मोमो बेल रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई चाय बना रहा है। तो मतलब इतना मेस था, और मतलब 5 लौंडे लगे हुए हैं अपना, क्योंकि स्टाफ तो था नहीं, छुट्टी थी। वो मतलब शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट वो उस छोटे से एरिया के अंदर 5 लोग भागे जा रहे हैं। कोई सोडा की बोतल के लिए भाग रहा है, कोई दूध के लिए भाग रहा है। बहुत क्रेजी सीन था। कस्टमर सारे थे? हाँ बहुत हैवी था उस दिन, बहुत रश था, होली वाली शाम को बहुत रश था। अच्छा। और तुम्हारे जो खास दोस्त है 5 सब होली मना के वहाँ पे लगे हुए हैं, बर्तन धोने पे। कोई बर्तन धो रहा है, कोई मोमोज बेल रहा है, कोई सैंडविच बना रहा है, कोई बिना, मतलब चल रहा है सीन, बहुत क्रेजी सीन था। अच्छा, जैसे आपके ना मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आप फोकस कर पाते हो, मतलब मैनेज कैसे कर पाते हो? अब देखो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोगों को फंसा देता है। अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है और आप 50 जगह भागोगे तो फंस जाओगे। 100%। मेरे मैक्सिमम बिजनेसेस ऑटोमेटेड है, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं काइंड ऑफ इन्वेस्टर हूँ उसमें, समझ रहे हो। अच्छा। मेरा काम नहीं है बिजनेस चलाना, मेरा काम है पैसा लगा के उसे ऑटोमेट करके छोड़ देना। अगर मैं बैठा रहूँगा एक जगह पे, अब सपोज मैं कैफे में ही हूँ, पूरे दिन भर कैफे में हूँ, तो बाकी काम कैसे होगा। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे, मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ। और मैं बस मार्केटिंग वगैरह में, और मतलब अगर कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है उसको सही करने का मेरा काम है। मेरा काम वहाँ पे बैठ के आपका बिजनेस रन करने का नहीं है। वहाँ पे लोग हैं, जैसे डांस स्टूडियो है, वहाँ पे एक बंदा है जो सिखाता है, वो अलग है। कैफे ऑलरेडी असाइंड है, जिसका सबकी ड्यूटीज असाइंड है सेट वाइज, किसको सुबह सब्जी लानी है, फिर किसको क्या काम करना है, वो असाइंड है। मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा इन्वॉल्वमेंट आता है 31 तारीख को, जिस दिन सैलरी देनी होती है। अच्छा। हाँ, बस। ठीक है। तो अभी ऐसा कोई आने वाला कोई बिजनेस है जिसके आप ट्राई करोगे? नहीं यार, अभी ज़्यादा नहीं, हाथ पाँव नहीं मारने, अभी इधर ही रहना है। अभी थोड़ा सा क्या है कि हम लोग पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा काम किया हमने। तो प्लानिंग ये है भी, शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, हाँ। हाँ। संडे को चिल करते हैं, हाँ। महीने में 1-2 टूर बाहर के घूमने के। बस यही चल रहा है अभी तो। बस ये है कि कोशिश करेंगे स्पेसिफाई में, हम लोग थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो उसको स्केल अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे होगा बताऊंगा आपको मैं। ठीक ठीक ठीक। स्पेसिफाई प्रॉफिटेबल है अभी? हाँ यार, हम देखो क्या था, स्पेसिफाई में जो हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशंस और ये सब करते हैं, तो ये सर्विसेज हैं। और सर्विसेज के इनिशियली क्या होता है कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तो उसके उसमें तो आपकी चार्जेस कोई नहीं कॉस्ट पड़ते। नहीं आती। जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपका कैमरे का कॉस्ट होगा, बस। बट एक टाइम बाद कॉस्ट नहीं आता है। तो हम लोग बेसिकली असिस्टेंस का कॉस्ट लेते हैं, एक्सपीरियंस का कॉस्ट लेते हैं। हम लोग किसी को हेल्प कर रहे हैं एक बिजनेस रजिस्टर करने में, यहाँ पे जीएसटी दिलाने में, तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा टाइम जाता है बेसिकली, और हो सकता है माइनर फंड्स जाए प्रिंट आउट वगैरह निकालने के, पर हम लोग आपका डे 1 से प्रॉफिटेबल थे। हम लोग कभी लॉस में या बीच वाला कोई सेगमेंट आया ही नहीं। अच्छा। 100%। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो आपके कैफे में जो मतलब जो लर्निंग देकर गया आपको, कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा कस्टमर जो आपको काफी कुछ इंसाइट्स देकर गया? यार वैसा कभी? कस्टमर वाइज तो कभी ऐसा कोई ना इतना बुरा फीडबैक टचवुड अभी तक आया नहीं है। यूजुअली जितने भी लोग रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आते हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब बेसिकली हमारा कैफे अच्छा चला ही उसके बाद, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोगों ने यूज़ करी, तो बहुत हेल्पफुल रहती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? बेसिकली हम लोगों ने जो यूज़ किया था, फोमो इफेक्ट यूज़ किया था। हाँ। अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया हो तो। कैली जेनर ने हाँ, के तो हम साथ हुआ था एक। हाँ,
तो फोमो इफेक्ट में यूजुअली क्या होता है कि आप कुछ सेगमेंट्स में से लोग उठाते हो और कुछ सेगमेंट्स में से लोग छोड़ देते हो। हाँ तो आप ऐसे, जैसे मैं आपको बुलाने के बजाय आपको दोस्त बुलाऊंगा, पर आपके दोस्त को बुलाऊंगा, पर मुझे पता है कि आप दोनों साथ जाते हो, तो वो हाँ आप हाँ उसके हाँ +1 में जाओगे ही जाओगे। हाँ 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 तो हाँ इस तरीके से हम लोगों ने उसको प्लान आउट किया था। बट हम्म, बहुत अच्छा काम करा हमारे। आप वीडियोस देखना, सारी लाखों में गई है। मतलब हमारे प्रोडक्ट हाँ का जो नाम भी ले लेता है, वो वीडियो आपकी, सब आपकी लाखों लाखों लोगों, जितनी भी रील्स हैं वो सब आपकी वायरल ही है काइंड ऑफ। जितने भी हम लोगों ने कोलैब किए हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। क्या मतलब एक तो आपने फोमो इफेक्ट बताया, इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी रखते हो आप? यार प्राइस पॉइंट इस एरिया में इंपॉर्टेंट है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, क्योंकि ये हाँ स्टूडेंट एरिया है, तो हम लोग प्राइस पॉइंट आपका रखते हैं कि हमें लॉस भी ना हो, क्योंकि बिजनेस से सर्वाइव हाँ करना है। हाँ, और दूसरा, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल जाए तो काम हो जाता है। चाय सुट्टा बार के बगल होने से कुछ लगा आपको कि यार ये मेरे को दिक्कत दे सकता है फ्यूचर में, या फिर कभी ऐसा लगा कि क्लाइंट मेरे वहाँ भी डाइवर्ट हो रहे हैं? बेसिकली जो हमारा ब्रांड था, नया ब्रांड था, हम्म तो जब दो बड़े लोग लड़ते हैं हम्म तो लोग यूजुअली उसको देखते हैं कि जो बड़ा वाला है, जैसे उसको देखते हैं। तो यूजुअली सीएसबी काफी बड़ा ब्रांड है हमसे, हम्म उसकी अपनी ऑडियंस है पहले से। 25 लाख फ्रेंचाइजी दी है किसी ने, तो मतलब कुछ तो बात होगी, है 20 लाख दी है। तो यूजुअली उनका क्राउड अच्छा था, हम लोगों ने उनका क्राउड कट किया है। तो उनका क्राउड रोज चाय नहीं पीता, किसी दिन हमारे पास आ जाता है। हमारे पास कभी भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा इगोइस्टिक हो जाएगा कि हमारे पास क्राउड था, हमने उनका क्राउड, हमारा क्राउड वहां गया। हमारे पास कभी क्राउड नहीं था, हम लोग तो उनके बाद आए, वो पहले से थे। हमने उनका क्राउड कट किया है, उनके क्राउड को यूज करके हम लोगों ने बढ़िया बिजनेस बनाया वहाँ पे। हम्म, मैं मिला हूँ अनुभव से, यहाँ पे अच्छा एक मीटअप हुआ था, हाँ हाँ तो एक बार हमारी बात भी हुई थी। तो हाँ बहुत सही बंदा है वो। तो बताया मैंने उसको, आपके बगल में है हमारा, हाँ एंड हम लोग ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप चाहो तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो सीएसबी की चेन है उसमें हम लोग आपका प्रोडक्ट वो कर सकते हैं, जैसे कि यूजुअली वो सोर्स करते हैं ना, तो मोमोज हाँ, हम लोग डाल सकते हैं। अच्छा तो बात पेपर हुई थिन थी। हाँ मोमोज को हाँ वो अपने मेन्यू में ऐड ऑन हाँ करने के लिए हाँ। फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर जाओगे अपने कैफे को? यार फ्रेंचाइजी मॉडल प्लान तो है मेरा, ये है कि अभी देहरादून के अंदर ही 2-4 आउटलेट हो जाए। अभी पूरा पैन इंडिया तो नहीं सोचा, बट देहरादून में इतना बड़ा है, देहरादून कवर करना है। और देहरादून आपको पता ही है, शाम को लोगों को मोमोज चाहिए ही हाँ चाहिए। 100% चाहिए। बहुत क्रेजी डिमांड है। हाँ हाँ मतलब शायद ही कहीं इतने बनते हो। मैं बनारस गया था, मुझे बनारस में कहीं मोमोज की दुकान नहीं दिखी। तो मैं तो देहरादून से जाने वाला हूँ। मैं हर जगह, हमारे यहाँ तो हर 10 मीटर पे आप मोमोज मोमोज होते हैं। हाँ तो मैंने कहा ये क्या सीन है, यहाँ कैसे मिसिंग है। तो वहाँ भी मुझे लगा वहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ वो चीज़ है नहीं, वो टेस्ट दिया जा सकता है। हम्म, तो अभी इसके बाद कहाँ पर प्लान कर रहे हो कि यार यहाँ पर मैं आउटलेट डालूंगा? तो मे बी क्योंकि आपका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ना आप आपने मॉनिटर पक्का कर लिया होगा कि यहाँ पर चल गया, ठीक है, यहाँ पर से हम अभी प्रॉफिटेबल हैं, अभी मैं यहाँ पर डालूंगा अपने दूसरा आउटलेट। तो ऐसा कोई फिगर आउट किया आपने यार एरिया? जगह तो बहुत सारी है, पर यूजुअली प्लान ये रहता है कि ग्रोइंग एरिया को टारगेट करें, जहाँ पे हाँ रेंटल्स कम हो, तो टोटल ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, हाँ 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 प्रॉफिटेबल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पे रेंट ही 40,000 होगा, हम्म वहाँ पे थोड़ा निकालना टफ होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा मिड सेगमेंट में कैटर करते हैं, हम्म प्रीमियम तो नहीं है अभी। तो हम्म, वो हिसाब किताब है। ठीक है। तो आप स्टार्टअप कैफे को कितना बड़ा देखना चाह रहे हो, मतलब इतना मैं यार प्लान तो बड़ा, बताओ। यार यूजुअली कोशिश ये है कि आपका पहले देहरादून जाए, फिर उसके बाद मेरे को ये वाला सेगमेंट अच्छा लगता है जहाँ पे ऑलरेडी क्राउड हो। हम्म जहाँ पे क्राउड है, जैसे आपका मार्केट हो गया, वहाँ पे क्राउड है, ऑलरेडी क्राउड आता है, तो सिर्फ आपको क्राउड को मतलब यूज करना है प्रॉफिट बनाने के लिए। जैसे दिल्ली मेट्रो का मेरा बहुत मन था। मेट्रो में लाखों लोग चलते हैं और हाँ उनको चाहिए रेडी टू ईट। मतलब उनके हाँ पास टाइम नहीं है, मतलब वो भाग रहे हैं और उन्होंने पकड़ा हाथ में, हाँ खाया और हाँ चल दिए मेट्रो में, मेट्रो पकड़ ली। तो हाँ। वो सेगमेंट में मेरा जाने का बहुत मन है कि मेट्रोज पे आपका जाया जाए। अपार्ट फ्रॉम पेपर थिन मोमोज, हाँ और भी क्या चाहिए। स्पेशलिटीज है आपकी कैफे की? यार हमारा पिज़्ज़ा साफले बहुत, पिज्जा साफले? हाँ बहुत अच्छा लगता है लोगों को। चीज़ साफले बहुत अच्छा लगता है। हम्म, जब मैं आपका बनारस गया था, तो वहाँ से एक बहुत ही सही आपकी हजमोला चाय बनती है। अच्छा। हाँ बहुत फेमस है वो आपकी। तो वो मैं सीख के आया था। तो वो हम्म, हम लोगों ने इस बार डाली है। इससे पहले मैं लद्दाख गया था, तो वहाँ से हाँ मैं कश्मीरी कावा सीख के आया था। लास्ट ईयर तो बहुत कावा बेची हमने, बादाम डाल डाल के। तो वो बहुत सही। तो मैं जहाँ से जाता हूँ, जहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ले आता हूँ, और फिर हम उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा है नहीं कि फिक्स्ड हो, तो हम लोग ऑफर कर देते हैं। लोगों को मन है तो लोग खुद ही बोलते हैं ट्राई करना है। तो स्टार्टिंग में फ्री में भी किया क्या आपने कि आओ ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो यार मेरे? ये वाला नहीं करा हमने। मार्केटिंग के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो ये था कि हमारा जो लोवेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सिंगल डिजिट में होगा। तो हम लोगों ने चाय रखी थी 9 रुपए की।
हाँ तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा काम करा, क्योंकि बगल में और सारी जगह 20 रुपए की चाय मिलती थी उस टाइम पे, हाँ। तो हम लोगों ने 9 रुपए की सेम रखी हुई टेस्ट। थी। हाँ सेम टेस्ट ही होता है, चाय तो सेम ही प्रोसेस से बनेगी आपका, बल्कि हम लोग तो आपका उस पे बनाते थे प्रॉपर, जैसे घर पे बनती है, मशीन यूज़ नहीं करते थे। अच्छा दूसरा हम लोगों ने कुल्हड़ नहीं रखे, क्योंकि अच्छा। कुल्हड़ की कॉस्टिंग आती थी, अब हमें 9 रुपए में चाय बेचनी है तो फिर हम लोग फंस जाएंगे ना, वहाँ पे लॉस हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो हम लोग कप्स में ही देते थे, तो वहाँ पे हमको 2-3 रुपए का बहुत छोटा मार्जिन होता है। वही होता है, 1 रुपए का मार्जिन होता है, आपको बेचना 10 लाख लोगों को होता है, तो टॉफी के तब ब्रांड्स। बल्क में आप बेचोगे तो ही हाँ, प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक मास है। में जा लो या तो क्लास में जा लो, तो अभी हमारा टारगेट मास है, तो मास में जितने भी ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनमें 2-3 रुपए का मार्जिन भी हो तो 1000 लोग भी तो दिन का 3000 हो जाता है। सिंपल अच्छा कैलकुलेशन है। अच्छा। ये आपकी जो ये एंटरप्रेन्योर जर्नी रही है अभी तक, आपने 10 साल हो गए ना आपको? 8-9 साल तो ही गए। 8-9 साल हो गए। ऐसा क्या इंसाइट्स है जो आप चाहते हो कि ना आने वाले जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग भी सीखें इस चीज़ को? भाई सबसे पहले है कि रिस्क लेने से डरो मत। या तो देखो आप निकल जाओगे, या तो आप रह जाओगे। आपने रिस्क ले लिया तो ले लिया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। लोग डरते हैं थोड़ा सा ना, इंडिया में आइडिया सबके पास है, हाँ। एग्जीक्यूशन करने के लिए लोगों के पास वो थोड़ा सा डरते हैं, या एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं करते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, उनके पास एक से एक आइडियाज़ हैं, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जीक्यूट करो, उसे गलत करो कोई नहीं, सीख जाओगे, मार्केट सिखा देगा आपको। आप हाँ। गलतियां करते जाओ, सीख जाओगे। जैसे हमारे यहाँ जो सोर्स होता है सामान, वो सामान सोर्सिंग में ही बहुत डिफरेंस है। आपका टिश्यू पेपर में आप महीने के 1000 रुपये बचा सकते हो चाहो तो, जिस तरह से आपका यूजेज होता है। अगर आपको पता है कि कहाँ से लेना है, फैक्ट्री से लो। अगर आप दुकान से लोगे तो वही आपको 20 का पड़ेगा, फैक्ट्री से लोगे वही आपको 8 रुपए का पड़ेगा। बहुत डिफरेंस है ना। बिस्लरी की बोतल भी 20 में लेते हो आप, पर आती 12 में भी है, लोग 12 में भी लेते हैं, कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी दूसरा पॉइंट ये है कि आप ईमानदारी से काम करो। फास्ट पैसे के चक्कर में मत जाओ। फास्ट सक्सेस नहीं होती, टाइम लगता है हर चीज़ में। जो चीज़ लंबी जानी होती है वो धीरे 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 ही चलती है। लोगों को आजकल जल्दी चाहिए, इम्पेशेंट हो जाते हैं। इसी रोड पे देखो कितने कैफे खुले, कितने बंद हो गए, जल्दी हार आपसे मान पहले लिए। भी था वहाँ पर एक शेख बेचता था। हाँ, तो लोग आपका हार मान लेते हैं जल्दी। हार नहीं माननी चाहिए। आई थिंक अगर आपका किसी चीज़ को लेकर विजन है तो उस पर टिके रहो। मे भी हो सकता है आज नहीं तो कल। अब देखो वो KFC वाला 60 साल की उम्र में सक्सेसफुल हुआ, तो हम्म अभी तो हम तो बहुत यंग हैं। हम्म। इसके अलावा है और कोई इंसाइट्स? यार ये है आपका। दूसरा ये है कि यार आपके पास ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे केस में तो ये था कि आपके पास ना सही दोस्त होने ज़रूरी हैं। सही दोस्त या सही स्टाफ अगर वो होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। कोई ट्रस्टेड आदमी हो जो आपके काम को अपना काम समझ के करे तो। क्या क्या देखते हो आप, मतलब जब कभी आप हायर करते हो ना बंदों को, क्या देखते हो आप बंदे के अंदर, क्या क्रिएटिविटी है? यार मैं बस ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी है या नहीं है। अगर कोर किसी का स्ट्रांग है ना, ईमानदारी अगर है किसी में, तो फिर बाकी चीज़ें आसपास की हो जाती है। खाना नहीं बड़ी बनाना आता है तो सीख जाते हैं लोग। कैसे जज करते हो आप किसी की ईमानदारी? यार वो करने का तरीका होता है, मतलब नोटिस करता हूँ चेंजेस, बात करने के तरीके से, काम करने के तरीके से, छोटी छोटी चीज़ों में। यूजुअली लोग ना 1 रुपए के लिए भी चालाकी करते हैं। जो हाँ। आपकी लोअर सेगमेंट की ऑडियंस तो नहीं, पर जो स्टाफ होता है उसमें बहुत वो प्रॉब्लम होती है कि वो 1-1 रुपए के दिलबाग और चुटकी के लिए भी वो करते हैं, चालाकी करते हैं कि 1 रुपए का मैं ये ले लूंगा, वो कर लूंगा। तो वो चीज़ अगर आपने को आइडिया लग गया कि हाँ भाई ये जो 1 के लिए कर सकता है वो 1000 के लिए भी कर सकता है, जो 1000 के लिए करेगा वो लाख के लिए करेगा, तो आप ट्रैक कर लोगे। तो हमारे यहाँ बेसिकली कोशिश करते हैं कि ना हमारे स्टाफ में कोई कुछ मुंह का खाता है, ना स्मोक करता है, ना ड्रिंक करता है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है। पहले तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपका माइंड थोड़ा सा बेटर फंक्शन करता है, या आप हो सकता है कि ना वो करो, कोई चालाकी करने की कोशिश करो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेकआउट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कितने हो आप? बहुत। बहुत मतलब किसी पर्टिकुलर? नहीं मतलब मैं पहले से ही कर्मा की फिलॉसफी में मानता हूँ। अगर हाँ। आपने किसी से 1 लिया है तो हो सकता है आपको 2 देना पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगता है। जब बैंक देता है तो बाकी जगह से भी लगेगा ही। तो हाँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो काम करें ईमानदारी से करें, अच्छा करें, नीट काम करें। और जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं भगवत गीता में और बाकी जगहों पे, उनको फॉलो करके अपने ओके काम को करें। ओके। अभी जैसे आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई रूल बनाया आपने, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, ऐसे मेरे को स्ट्राइक हुआ हम्म। कि
कोई एंटरप्रेन्योर है आपके पास आया हुआ, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर इस जर्नी में आपके, कि आपने अपने कस्टमर को जो कैफ़े में आया हुआ है, स्टार्टअप कैफ़े में आया हुआ है, उसको आपने वो कह दिया, सजेस्ट कर दिया सालसा डांस स्टेप, और अपने एकेडमी के किसी स्टूडेंट को आपने कैपेचिनो सर्व कर दिया। हाँ, ये तो होता है। देखो, आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो उसको मूव तो करते ही हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आए चाहे कहीं आए। तो इंस्टाग्राम पे अगर मैं स्टोरी लगा रहा हूँ अपने डांस स्टूडियो की, उसे भी सब देखते हैं। कैफे की लगा रहा हूँ, उसे भी सब देखते हैं। कोवर्किंग की लगा रहा हूँ, उसे भी सब देखते हैं। तो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ तो देखते हैं। तो मतलब आपके पास क्राउड होता है तो फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अब देखो, गौरव तनेजा को ही देख लो, वो आपका गाय का घी भी बेच रहा है और प्रोटीन सप्लीमेंट भी बेच रहा है। तो वही चीज़ है। अच्छा, ये एक है क्वेश्चन मेरे दिमाग में कि जैसे आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपने कोई ऐसा डांस स्टेप बनाया कि यार मेरे को क्वेश्चन हिट हो गया कि तो अब जितने भी मेरे ये हैं फाउंडर्स फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं ये डांस करूँगा? ऐसा नहीं है मतलब वो यार, डांस का तो ऐसा है कि अभी शादियों का सीजन आएगा तो सब, क्योंकि आसपास ही रहते हैं, एक को कार्ड आता है तो यूजुअली सब जाते हैं, क्योंकि अभी सब सिंगल नहीं है, शादी किसी की नहीं हुई है। तो शादी में सब एक ही तरीके से नाचते हैं, ये टांग उठा के। अच्छा, ऐसा कोई स्टेप नहीं डिजाइन किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली पहले ऐसा होता था ना कि ये वाला नहीं होता था, ऐसे मारो, हाँ। ये ऐसे कुछ करके करते थे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो अभी आने वाले फ्यूचर्स में आप और ट्राई करोगे ये किस चीज़ में? बिजनेसेस में? नहीं नहीं यार, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आइडिया है, आइडिया को आईपीओ में लेके जाएं। आइडिया टू आईपीओ हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या, है। कौन से ये ब्रांड को? स्पेसिफाई में ही हम लोग कोशिश कर स्पेसिफाई रहे को हैं। आईपीओ हाँ, एक करवाओगे? पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के उसी के अंडर हम लोग सबको डाल देंगे, कैसे, पेरेंट क्या कंपनी। प्रोसेस रहता है आईपीओ तक की जर्नी का? यार बेसिकली कंपनी का आपका पूरा स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। कितना प्रॉफिट? यार ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं होता, बट थोड़ा सा पुरानी कंपनी हो, प्रॉफिटेबल हो, फिर जब तुम्हें लगे कि जब तुम्हें तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के सही पैसे मिल सकते हैं तो उस टाइम तक, बट तो उसी की तरफ प्लानिंग चल रही है अभी। तो यही है। ठीक 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 ठीक। स्टार्टअप कैफे के लिए नहीं सोचा ऐसा कुछ? यार स्टार्टअप कैफे ना आउट ऑफ पैशन है, मतलब वो मेरा फूड के लिए जो पैशन था, इंडिया में मैं अलग अलग जगह रहा हूँ, तो बेसिकली अच्छा। उसके लिए ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। तो क्योंकि फूड वाला सेक्टर ना थोड़ा सा, मतलब मेहनत तो लगती है उसमें, पर फूड वाले सेक्टर के लिए मैंने इतना नहीं सोचा यार। प्लान तो यही है कि और उसको एक अपनी मेन कंपनी के अंडर सब कंपनी बना के, ये डांस एकेडमी के लिए? वो सब ऑटो पायलट मोड पे हैं, और उसमें ना स्केलेबिलिटी उतनी नहीं है। मतलब समझ रहे हो, बड़ा धंधा नहीं बन सकता कभी भी, उतना बड़ा नहीं बन सकता है। अगर हमको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो शायद डांस एकेडमी से बनाना टफ हो कंपेयर टू कि मैं एक आईटी कंपनी से बना लूँ। आईटी कंपनी से हो सकता है मैं एक साल में 100 करोड़ का धंधा बना लूँ, कि एक प्रोडक्ट बना के आपको हज़ारों लोगों को बेचना ईजी है कंपेयर टू 1000 लोग एक प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं, मतलब 1000 लोग डांस सीखने आ रहे हैं। तो उतना थोड़ा सा रहता है मैनेज करना ना। टेक में थोड़ा इजी लगता है मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही टेक का है, कोर टेक का है, तो मुझे लगता है उससे लेकर हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। आपने जैसे कहा कि आपके सीनियर्स ना राघव जियाल रह गए थे, रहे हैं ना? डीआईएस तो में? हाँ, डीआईएस में, तो वो आपके साथ परफॉर्म करते थे वो? नहीं नहीं यार, वो तो तब तक निकल गए थे वो तो। पर हमारी डांस टीचर सेम थी, तो वो मुझे बोलती थी कि तुम्हारा डांस मुझे राघव की तरह लगता है, शैलजा मैम करके हैं, अच्छा तो डीआईएस में पढ़ाती थी। तो उन्होंने अच्छा मुझे बताया था। फिर एक माइलस्टोन करके कंपटीशन होता है सैंट जॉर्जेस में, अच्छा तो उसके लिए वो बताती थी हमें कि राघव भी गया था, तुम भी जा रहे हो, तुम भी। तो वो काफ़ी मोटिवेट करती थी उस तरीके से। अच्छा बट राघव भाई मस्त है एकदम, मिला हूँ मैं एक दो बार उनसे। अच्छा। तो डांस में क्यों नहीं किया आपने अपना करियर परस्यू? यार डांस में यार एक टाइम बाद होता है ना कि आपको पैसे भी कमाने होते हैं। डांस में पैसे थे बट उतने नहीं थे शायद, मे बी हम लोग ज़्यादा एम्बिशियस थे, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। क्योंकि जिसको एक बार आदत लग जाती है फिर वो थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो, फिर आप वापस आके 10 20 30 हज़ार के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करो, तो चॉइस लेनी होती है, सही टाइम पे डिसीजन बनाना होता है। ठीक है। आपके दादा हैं? दादाजी की डेथ हो गई। अच्छा, कभी उनसे कोई इंसाइट्स ली आपने जो उन्होंने सिखाया कि हाँ आपके यार, लाइफ टाइम में काम आती है? यार मेरे दादा से मैंने सब कुछ सीखा है, मतलब ईमानदारी से काम करना। ओएनजीसी में थे वो, तो बहुत, मतलब बहुत फैसिलिटीज़ थी, बहुत। उनको उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी होगी, बट कभी भी उनको मैंने
वो करते हुए नहीं देखा, पैसे का मिसयूज़ करते हुए नहीं देखा। अगर जितना भी पैसा आया, कभी पैसा सर चढ़ते हुए नहीं देखा, वेस्ट करते हुए नहीं देखा। एक-एक पैसे के लिए मतलब ईमानदारी से लाइट आपकी बंद कर देनी टाइम पे, घर पे होता नहीं है, लाइट क्यों खुली छोड़ रखी है। तो उस टाइप के इंसान थे वो, साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। जबकि स्कूटर रखा हुआ था, स्कूटर से कंपनी का जो अलाउंस मिलता था, अलाउंस लेते थे पर यूज़ नहीं करते थे। अच्छा। बहुत हार्ड वर्किंग थे। तो मेरी दादी बताती हैं कि यहाँ पे आपका एक नहर बहती थी, क्योंकि देहरादून कैनाल्स का शहर है। तो आपके उस टाइम तक पानी की वो नहीं पाइप वगैरह नहीं बिछी थी। अब आपका घर बनता है तो आप अपनी छत में क्या करते हो, पानी डाल देते हो पाइप से, है ना। तो आपका करीबन 300 मीटर दूर वो कैनाल थी जहाँ हमारा घर बना था। तो वो बताती हैं कि वो करीबन नहीं भी करते हुए 300 से 400 बाल्टी लेकर खुद उन्होंने पूरे छत को वो जो बोलते हैं ग्रॉटिंग के बाद जो पानी डालते हैं वो डाला था। तो कितना टफ रहा होगा वो। तब 1992 की बात है जब उन्होंने घर बनाया था यहाँ देहरादून में पहली बारी। अच्छा, तो ये पर डे का था या हाँ, तो अब देखो, अब जब तुम्हारा भी तो लिंटर पड़ा है, लिंटर के बाद जो तराई करते हैं, तो तराई के लिए पर जो डे पानी उन्होंने आता है। इतना डाला? हाँ, भाई साहब। तो बहुत घर के अंदर ही आपको इतना इंस्पिरेशन मिलता है। तो मेरे दादाजी से तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, सबसे ज़्यादा अटैच भी उन्हीं से था। अच्छा। तो उन वही मुझे बताते हैं कि जब मैं घर से भाग के आया था, बेसिकली गाँव से आए थे भाग के, तो बोले कि 6-7 दिन तक मैं सिर्फ टमाटर खा के यहाँ पे रहा हूँ, जब तक उनकी जॉब नहीं लगी थी। फिर तो अच्छा। ओएनजीसी में चले गए थे, फिर तो ठीक हो गया था बाद में। पापा के साथ किया कुछ टेक अवे से पापा से जो आपने सीखा हो? ये ठीक है, बट आपकी लाइफ में ना एक ज़्यादा इंसान नहीं होते जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो, एक ही होता है। तो मेरी लाइफ में तो मेरे दादाजी ही थे। मेंटर हैं आपके? यार मेंटर नहीं है, मैं सेल्फ मेंटर ही हूँ। जो गलतियाँ करी उसी से सीख लिया, या कुछ आसपास से इंस्पिरेशन ले ली। हम्म, ठीक है। सो दोस्तों, ये था बस आज का पॉडकास्ट। एंड आज हमको प्रज्वल नौटियाल भैया ने काफ़ी कुछ सिखाया। एंड अगर आपको भी ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलता हूँ इस तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट में। एंड तब तक के लिए बाय बाय।